नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान संकट पर सरकार ने गुरुवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक की और अफगानिस्तान की स्थिति और उस पर भारत का क्या स्टैंड है इसकी जानकारी दी। अफगान संकट पर सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि तालिबान दोहा में किए अपने वादे पर खरा नहीं उतरा है और फिलहाल अफगानिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है। सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने बैठक में कहा है कि भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और अभी पूरा फोकस लोगों को वहां से जल्द सुरक्षित निकालने पर है। इसी के साथ आपको ये भी अपडेट मैं बता दूं कि अभी जो सूत्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ है, गोलीबारी भी वहां पर हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं, यानी कि स्थिति बहुत ही नाजुक है। तो हम आज का ये मुद्दा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ उत्पल वोरा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ दिलीप गोहिल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की ओर से पराग पंचाल हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, उत्पल जी क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उल्लेख किया था कि ऑपरेशन देवी शक्ति, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस समय पूरा जो फोकस है वो वहां से जल्द लोगों को सुरक्षित निकालने पर है। और अभी जो अपडेट मिल रही है कि वहां पर काबुल एयरपोर्ट पर एक आत्मघाती हमला हुआ है, कई लोग घायल भी हुए हैं, यानी स्थिति सही में बहुत नाजुक है। जल्पा, आपने जैसे बताया वो बिल्कुल सही बात है कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अफगानिस्तान में और पूरे रीजन के अंदर जिस तरह का माहौल बन रहा है और या तो बना हुआ है और अभी जो बनने वाला है, ये सभी एक ऐसी सिचुएशन की तरफ भारत को ले जा रहा है कि जिसको हम नकार नहीं सकते, इसको गंभीरता से हमको लेना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट और द एंटायर कमांड स्ट्रक्चर of the Indian government, that includes the foreign department, the military, and also the highest decision makers, they must be burning the midnight oil to resolve this crisis. पर the problem ये हो रहा है that in this entire the imbroglio जो अभी unfold हुआ है, उसमें every player is keeping the cards close to his chest, whether it is US, whether it is Russia, whether it is China, whether it is Turkey, whether it is Iran, or whether it is Pakistan, or even Taliban. And even within Taliban, various factions, the previous government officials, and the heads of states, previous heads of states like Abdullah, Hamid Karzai, they have been put under the house arrest as per the latest report. Earlier, they were the part of the negotiations of, making a integrated effort to make a फुल्ली इंक्लूसिव गवर्नमेंट। पर अभी अगर इनको जो हाउस अरेस्ट पे रख दिया गया है, तो ये सिचुएशन भी बड़ी गंभीर डेवलपमेंट हो रही है। इन एडिशन टू दैट, द नॉर्दर्न अलायंस इन द पंजशीर is already keeping the collars up and preparing itself as a savior of Afghanistan. Now whether they can actually do it or not, that maybe as the discussion आगे बढ़ रहा है तब हम डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी जो ये बात हुई है उसमें जैसे आपने बताया वो बिल्कुल सही है, that the first priority for the nation or India as such has to be to evacuate maximum number of Indians that जो हम कर सकते हैं prior to the 31st August deadline of Taliban. Taliban is playing a very dangerous game, and it's a very very shrewd game. Because उन्होंने even to a global power like US, UK and Australia, they very clearly इन्होंने state किया हुआ है कि August 31st के बाद अगर आपने withdraw नहीं किया तो we don't take any responsibility, और आपके forces को या आपके interest को ज्यादा से ज्यादा danger हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। So in different way they've said that August 31st deadline is the deadline and that is a red line for us. नाउ इसमें इन्होंने क्या अचीव किया? अचीव दो बात हुई। एक तो यूएस के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा दैट एज ए इंटरनेशनल ग्लोबल पावर यू हैव टू गो आउट ऑफ अफगानिस्तान, और दूसरा इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर ऐसा माहौल किया दैट अफगानिस्तान, दोज हु आर अफगानीज
इनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। और जो यूएस फोर्सेस है, इसके बाद भी इन्होंने, यू सी दैट द tacit understanding has already been achieved because the CIA director on the orders of the State Department has already been undertaking discussion with the Taliban leaders. So शायद जैसे दोहा के अंदर जिस तरह का बिलो द टेबल एग्रीमेंट हुआ और अफगान और यूएस फोर्सेस को जैसे विड्रॉ करने के लिए ग्रीन फ्लैग मिल गया, उसी तरह शायद ऐसी भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है दैट 31st डेडलाइन के पहले all the US military forces will definitely go out. And therefore, the Biden administration, इन्होंने last 48 hours, they've kept only for the US forces to withdraw from the Afghanistan. Once the military forces, they get withdrawn, the Afghanistan, Taliban will also prove that, look, we are a force to reckon with. We can also give dictation to a global power like USA. And if the USA is in our hands, who's the other government that you will not believe us? So it's a very dangerous situation is developing. And in this kind of situation, there could also be a possibility that officially 31st August की deadline the US will honor, but quietly they will also continue to evacuate the US interest and the US leftover nationals, and also the those who have supported the US interest in Afghanistan. So we don't know at this moment of time what is happening. Now, if India has to exercise any other option, first we have to ensure that our people they come out of Afghanistan, and therefore all Indian nationals को जो evacuate करना है, that continues to be our primary aim and objective as a nation. Unless because if you do not do that by 31st August, then we have to play in the hands of Taliban, because our nationals are there. They can torture them. They can create difficult situation for them. They can use them as a bargaining chip. Not be able to as security. And if you can't take action, then like I Taliban. So, what Mr. Jaishankar, the External Affairs Minister, has stated, and he's also briefed, carried out a detailed presentation to the all-party meeting. And after the all-party meeting, even the political leaders of various parties, they have said that on this issue, we are with the government. And so a national consensus has emerged. And that is a very good thing to happen. At this moment of time, the enemy lies with Taliban. But like I have always been saying for last 2 weeks, in Afghanistan is not a problem. Taliban is not a problem. It is only one subset of a problem. The bigger problem is the collusion that has emerged or that is developed between China and Pakistan. And the way Pakistan Foreign Minister Mr. S.M. Qureshi is hugging and taking all these the Taliban leaders into his fold, that is again a very dangerous situation. Now, earlier, the Taliban was dependent on the firepower based on the help they used to get from the international, the supporters of Taliban, so-called supporters of the Taliban. और वहां से उनकी weaponry, ammunition, and the various kind of support structure, even the funding and finances used to flow from there. But now the situation is different. The 75,000 people, those who were trained by US, and the kind of most modern weaponry, including, night vision devices, electronic warfare equipment, M17 guns, Kalashnikovs, AK-56, ammunition, rocket-propelled grenades, attack helicopters like, the Black Hawks, and Mi-17 helicopters, including India had, donated a chopper, to the Afghan forces. Everything has fallen into the hands of Afghan Taliban, and therefore Afghan Taliban, we have to realize, ध्यान भी उतना ही रखना होगा। realize that they have become the most potent Afghan Taliban, और से भी जो सहाय हुई थी, जो उनके हाथ में हथियार लगे हैं, यानी ध्यान भी रखना होगा। जी, आपकी ओर फिर से लौटेंगे उत्पल जी। दिलीप जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर ये बहुत ही जरूरी था कि सर्वदलीय बैठक की जाए, और आज देखा भी गया कि बैठक भी हुई और सत्ता और विपक्ष सभी देश के मुद्दे पर एक साथ नजर आए।
ये होना चाहिए, ये हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए एज ए डेमोक्रेसी, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड का ये हमारी हमेशा की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो कुछ नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज है उन पे हमारी एक कंसेंसस हो, सर्वसम्मति हो, सभी राजकीय पक्षों को साथ में लिया जाए। ऐसी होती रहती है। विदेश नीति और जिसको हम कहें नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हो, इस पे होनी चाहिए। तो ये जो भी हुआ ठीक ही हुआ, अच्छा हुआ। कुछ बातें ऐसी है कि हम बाहर हमें पब्लिक पे नहीं दिखाना है, जो स्ट्रेटेजिक डिटेल्स है वो हमें पब्लिक में नहीं दिखाना है, वो हम मीडिया में भी समझते हैं, मीडिया भी वो समझता है, अपनी जिम्मेदारी भी समझता है, जी किन जी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे, किन मुद्दों पे डिस्कशन नहीं करेंगे। जी लेकिन सरकार क्या कर रही है राष्ट्रीय हितों के मुद्दों में वो जानना जरूरी है। तो अगर डिस्कशन हो जाए विपक्ष के साथ, कुछ मुद्दे पे क्लेरिफिकेशन हो जाए, वो अच्छा है। आज जो दो चीज पे क्लेरिफिकेशन हुआ है ठीक है रहा। एक जो चिंता व्यक्त की उत्पल जी ने, वो भी सही है। डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी हमें पता नहीं है अभी। जी उत्पल जी कह रहे हैं कि वो शायद चले जाएंगे। अब नहीं निकले अमेरिकन पूरे, शायद अमेरिका रह भी जाए। अगर रह भी जाए तो आज जो हुआ, आज जो ब्लास्ट हुआ वो आगे होगा, क्योंकि ये चेतावनी दी गई थी। तालिबान अब यही चाहता है कि डेडलाइन आगे न बढ़े। जी उस हालात में अगर डेडलाइन आगे नहीं बढ़ी और अमेरिका और नेटो के फोर्सेस वहां से निकल गए तो फिर हमारे लिए मुश्किल मुश्किल जी स्थिति होगी, हमारा काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अब जो भी थोड़े बहुत बाकी रहे, जयशंकर ने कहा है मोस्टली हम लेके आए हैं, थोड़े जी बहुत अभी बाकी है, तो उनको लाना है। एग्जैक्टली कितने हैं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी है उनको जल्दी निकालना होगा। एक तो वो हमारी प्रायोरिटी, और बाकी अभी जो वेट एंड वॉच की, जो उन्होंने ये भी जी बताया कि अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, तो विपक्ष ने भी ऑलमोस्ट वो स्वीकार किया है कि ठीक है, अभी भारत के पास और कोई ऑप्शंस भी नहीं है। वेट एंड वॉच इज द बेस्ट ऑप्शंस। G7 के साथ बाइडेन क्या बात करते हैं, उनके बाद पता चलेगा कि वो भी आगे क्या करना चाहेंगे। सोवियत है वो अपने स्टेटमेंट्स बदल रहा है बार बार, 3-4 दिन में उन्होंने 3-4 बार जी बदले हैं। तो अभी कोई किसी की भी पॉलिसी क्लियर नहीं है सिवाय पाकिस्तान और चीन की, उनकी क्लियर हो गई है, जी बाकी की हम देख रहे हैं। उस हिसाब से हम वेट एंड वॉच करें, वो ठीक है। और हम ये भी चाहेंगे कि आगे जो भी कोई मेजर डिसीजन लिया जाए तो उसकी चर्चा होती रहे विपक्ष के साथ। इस तरह की एक बैठक बुला ली जाए जब भी कुछ मेजर डेवलपमेंट है, तो इनसे एक अच्छा माहौल बनेगा देश में, और देश के लोगों को ये लगेगा कि जो कुछ हो रहा है वो नेशनल इंटरेस्ट में हो जी रहा है। जी बिल्कुल। हिरेन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उल्लेख किया था ऑपरेशन देवी शक्ति का। उन्होंने ये भी कहा था कि देवी शक्ति के तहत हमारी 6 उड़ानें हैं, हम अधिकांश भारतीयों को वापस लाए हैं, और लेकिन कुछ लोग जो उड़ान तक नहीं उस दिन पहुंच पाए थे, यानी उनको भी आगे ये फोकस इसी पर रहेगा कि उन्हें लाया जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से वहां पर आत्मघाती हमला हुआ है, यानी सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट है, यानी हम वेट एंड वॉच की परिस्थिति में तो अभी है फिलहाल, लेकिन फिर भी तैयारी बुलंद रखनी होगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए जलपा जी, ऐसा है कि ये जो इवैक्यूएशन प्रोसेस हो रही है पूरी, वो प्रोसेस जो है वो हमने बार बार की है, बहुत बार की है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। ये हर एक सरकार ने हमेशा, जो जी भारतीय भारत के अंदर रहते हैं और भारत से बाहर रहते हैं, उनकी सुरक्षा की जवाबदारी भी हमारी है। और ये इसलिए क्योंकि सारे भारतीय जो विश्व में कहीं भी बसते हो, उनको अगर कोई भी प्रकार की तकलीफ या उनको मुश्किल का सामना करना पड़े, इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो, तब उस सिचुएशन को कोप करने के लिए भारतीय सेना, भारत सरकार हमेशा जो है कटिबद्ध रहती है। इसी कड़ी में आज जो भी जो डेवलपमेंट्स है, उस डेवलपमेंट के हिसाब से बिल्कुल ही मैं सहमत हूँ गोयल जी की बात से कि सिचुएशन जो है वो वाकई में बहुत ही क्रिटिकल है। और जो भी बचे हुए लोग हैं, एक एक भारतीय, एक एक कर्मचारी अगर वहां पर है, और अगर जो जी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें काम करने वाले लोग हैं, तो उनको वापस लाया जाना चाहिए। उस दिशा में भारत सरकार जो है वो बहुत ही तेजी और मुस्तैदी से काम कर रही है। इसी मुद्दे में जो आज सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें आप अगर देखेंगे तो देव गौड़ा जी आए थे, फिर जी खड़गे जी आए थे, और पवार जी आए थे, क्योंकि ये तीनों दिग्गज जो है वो राजनीति के और इंटरनेशनल अफेयर्स के बहुत ही ज्ञाता है, तो जी इनकी राय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती थी। जी बिल्कुल। और अफगानिस्तान के आपके एम्बेसडर टंडन साहब भी रहे थे, तो इसलिए सारी चीजें क्लियर हो गई। बहुत सारी बातें जितनी हमारे सामने है
और उसके अलावा जो सामने नहीं है वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से दिलीप जी की बात से अगेन मैं सहमत करता हूँ कि हमने एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई और हम प्रार्थना करते हैं कि सारे भारतीय सुख सलामती से यहाँ पर पहुंच जी जाए। जी बिल्कुल। पराग जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा था कि ये पूरे देश की समस्या है, हमें लोगों और राष्ट्र के हितों के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उन्होंने यानी कि वहां पर जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें हमें इंतजार करने और देखने के लिए कहा गया, यानी कि वेट एंड वॉच, और अब सभी दलों की जो विचार है वो एक ही है। जी शिल्पा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा के न्यूज चैनल का कि ये लगातार हम तीसरी या चौथी डिबेट अफगानिस्तान के मुद्दे पर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि दूसरी चैनल में, मीडिया में इसके ऊपर इतना ज्यादा जागृति नहीं है। वहाँ क्या हो रहा है, तालिबान वहाँ आने से 15 अगस्त से दे चीज दे अफगानिस्तान इन द पावर, तो उसके इसरात हमारे देश के ऊपर क्या पड़ेंगे, उसके संदर्भ में जो आज सर्वदलीय बैठक एस जयशंकर ने बुलाई है, ये काफी महत्वपूर्ण है और हम इसका लेकिन एक आंकड़ा एक्चुअली हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन उन्होंने तो अंदर डिस्कस किया होगा कि एक्चुअली कितने इंडियंस है वहाँ। अब जो इंडियंस वहाँ वहाँ अफगान जो नागरिक थे, जो हिंदू थे, तो सिख थे, उसके अलावा भी जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट हमारे इतने साल चल रहे थे, जैसे सलमा डैम हमने बनाया, वहाँ का संसद हमने बनाया, वहाँ से वो बलूचिस्तान से लेके वहां से हाईवे 216 किलोमीटर का बनाया, जो हाईवे आगे जाके कंधार और दूसरे सिटी को कॉर्नर करता था। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में हमारे कई इंजीनियर्स काम करते थे, प्रोफेसर थे, वहाँ स्कूल्स थे, डॉक्टर्स थे। तो उनमें से कितने लोग अभी वहाँ फंसे, वो आंकड़ा अभी तक बाहर नहीं आया है। शायद वो हम लोगों को बताना चाहिए। लेकिन ये जो भी अफगानिस्तान में आज हो रहा है, जो विवेक उत्पल साहब जो है, उन्होंने काफी कुछ कहा। 15 अगस्त के बाद जो भी तालिबान ने पावर को सीज किया अफगानिस्तान में, उसके बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा, अपना स्टांस किया है, पाकिस्तान का क्या है, तुर्की का क्या है, वो सब उन्होंने बात की। लेकिन हम अपना देखेंगे कि भारत का क्या कोज होगा। अभी तो सबसे पहली बात यही है कि सब एकजुट होके, वहाँ जो भारतीय फंसे हुए हैं और वहाँ के जो हिंदू और सिख है और जो अफगान लोगों ने यहाँ शरणार्थी है, जो अफगान कई सालों से शरणार्थी है, और उनके उनके भी जो जो अपने हैं वहाँ, उसको लाना, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो इसको, और आपने जैसे बताया कि आज ही तालिबानों ने वहाँ सुसाइड अटैक कर दिया है, उन्होंने तो बोल दिया है यूएस को कि 31 जो डेडलाइन है उसको हम बढ़ाने नहीं देंगे। बोरिस जी जेल्सिन ने ये कहा है कि भाई 30 G7 में वो बोलने वाले हैं कि 31 की जो डेडलाइन है उसको बढ़ाना चाहिए। 6,000 अमेरिकन सैनिक अभी काबुल एयरपोर्ट पे तैनात है, कुछ टर्की से, कुछ ब्रिटिश भी है। लेकिन तालिबान ये कह रहे हैं कि भाई हमको ये डेडलाइन से आगे हम किसी को भी अफगानिस्तान से बाहर जाने नहीं देंगे। इस सिचुएशन में जो हमारे भारतीय है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट को भी डिक्लेयर करना चाहिए कि हम जितने लोगों को आज तक लाए, उसके अलावा कितने लोग हमारे वहाँ है, और हमको लाने के बाद, आज मैंने उनके जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान, सुरेश शाहीन, उनको भी सुना है, उनकी भी मैंने देखा है न्यूज के। उनका ये कहना है कि भाई जो प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए हैं वहाँ इंडियंस के द्वारा, वो प्रोजेक्ट्स इंडियन खत्म कर सकते हैं। अभी सिचुएशन वहाँ अफगानिस्तान में कैसी है कि जी अफगानिस्तान में तालिबान जो है, कोई एक तालिबान नहीं है, तालिबान कुछ कुछ ग्रुप्स का समूह है। उनमें से जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे दुश्मन है, वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क,
जो काबुल का पूरा सुरक्षा का जिम्मा अभी जिसको सौंपा गया है हक्कानी नेटवर्क, वो सबसे बड़ा हमारा भारत का दुश्मन है। उन्होंने इसके पहले भी 2 बार हमारी जो एम्बेसी थी उस पर अटैक भी किया हुआ है। तो बाकी के जो लोग हैं अभी वोरा साहब ने जो बताया कि भाई जो ट्रेन आर्मी थी हमारे वहां से भी जो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते थे अफगान जो मिलिट्रीज थे वो जाते थे, हमारे लोगों ने वहां जाकर उनको भी ट्रेन किया था। तो उनमें से कुछ लोग तालिबान के साथ मिल गए, उन्होंने हथियार डाल दिए। यूएस के बहुत से हथियार उनके पास आ गए, 2000 जितने हमर जो ट्रक थे वो आ गए, M4 राइफल, M16 राइफल का जखीरा उनके पास आ गया। हमारे खुद के हेलीकॉप्टर जो हमने तालिबान की वहां की अफगान मिलिट्री को दिए थे, M17 हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर और MI-35 हिंद हेलीकॉप्टर, जो हम 4 हेलीकॉप्टर दिए थे वो भी आज तालिबान की तरफ से। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो सिचुएशन वहां होने वाली है वो अनप्रिडिक्टेबल है। एंजेला मर्केल जर्मनी की जो है उन्होंने तो ये भी कहा कि अभी जो भी इवैक्यूएशन प्रोसेस जो चल रही है वो सभी यूएस की आर्मी लीड कर रही है। अगर यूएस की 31 दिसंबर को यूएस पूरी तरह से वहां से चला जाता है और वो अगर नहीं जाता है और चला जाता है तो कोई भी देश इसको इवैक्यूएशन प्रोसेस को कर नहीं सकेगा। अच्छा, जो सुले शाहीन है उसने तुर्की को बोला है कि आप यहाँ पे रहो, आप हमको ये देश चलाने में मदद करो। तो तुर्की जो है, टर्की है, चाइना है, वो उनका स्टैंड किस तरह से रहता है वो तो उनको मान्यता ऐसे भी देने वाले हैं। लेकिन भारत का क्या होगा? हमने जो एक्चुअली क्या इतने सालों में हमने जब से 20 सालों में तालिबान नहीं थे, हमने नॉन मिलिट्री अलायंस में काफी कुछ अफगानिस्तान को हेल्प किया है। अशरफ गनी और मोदी साहब के काफी अच्छे रिलेशन रह रहे थे। यही बात आज सुले शाहीन ने कही कि भाई हमको प्रॉब्लम इंडियंस के नहीं है, लेकिन इंडियन ने जो अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ जो जो जिसने अफगानिस्तान को इस तरह से जीता उनके साथ जो ताल्लुकात थे, इसके लिए हमें प्रॉब्लम है। तो सिचुएशन अभी एस जयशंकर और गवर्नमेंट और विपक्ष जो है सभी साथ में है। सबसे पहले काम ये किया जाए कि भाई हमको डिक्लेयर करें कि क्या एक्चुअली अब कितने परसेंट वहां रह गए। हमारे इतने सारे प्रोजेक्ट थे तो ये बात नहीं है कि 400-500 आ जाए। मेरे हमारे जो आकलन के हिसाब से कुछ पड़े हैं मैंने बाहर के जो दस्तावेज, अभी भी 4 से 5 हजार इंडियंस, चाहे वो फिर वहां के हिंदूज हो, सिख हो या फिर हमारे जो प्रोजेक्ट के लिए गए हो, अभी भी वहां है। तो उनको कैसे निकाला जाए और उनको निकालने के लिए क्या करने वाली है गवर्नमेंट, ये भी लोगों को कहना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो कहना ही पड़ेगा। जी, उत्पल जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर अभी बात तो चल रही है कि हमारा फोकस रहेगा कि वहाँ पर जितने भी भारतीय है, जितने भी हिंदू है, जितने भी दूसरे भी जो लोग हैं उनको सही सलामत हम निकाल के लाए। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर आज जो हमला हुआ है इसके बाद में ये भी तय है कि अब अगर वहाँ पर हम जाते हैं हमारे लोगों को ही वापस लेने, फिर भी एक कड़ी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जाना होगा। यानी कुछ तो साथ में लेकर ही जाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अकेले गए वहाँ पर प्लेन लैंड किया और वहाँ से लेकर आ गए। मतलब Jalpa, to the best of my military professional analysis, I can tell you that जो आप बोल रही है वो possible नहीं होगा, क्योंकि as of now जो evacuation of the civilians and civilian Afghans, it is purely a civilian effort. उसके अंदर आप बोल रहे हो कि जिस तरह से किसी न किसी को तो लेके जाना पड़ेगा, उसमें अगर हम मिलिट्री फाइटर्स एंड मिलिट्री जेट्स लेके एस्कॉर्ट करके ले जाए वो पॉसिबल नहीं है। Even a global power like USA is not doing it. Secondly, please understand, जो आपने बोला है वो बिल्कुल सही बात है कि हमारे एक एक इंडियंस को वहां से निकालना होगा। But just understand this issue. Even a global power like USA, which has undertaken 90 flights, 90 flights, और उसके अंदर 37 C-17 and almost about 35 C-130, that is Globemaster and Hercules aircraft. They are being pushed into this kind of effort. Now, first of all, to airlift such kind of a large number of people, you need resources and you need those many number of aircraft.
एंड सेकेंडली इवन इफ फॉर अ मोमेंट अगर हमारे पास इतने एयरक्राफ्ट और ये सब एयर रिसोर्सेज आ भी गए, तो then you need the clearance from the Afghan Taliban, those who are controlling the Kabul airport. As of now, yes, of course, the US military is controlling the airport. But if in next 48 hours, as Mr. Joe Biden has said, that pure the US forces will withdraw, then the control of the Afghan the Hamid Karzai airport will fall into the hands of Turkey, and Turkey has shown the willingness for that. Turkey is in the hands of Pakistan and China, and therefore you need a clearance from them, either whether to land the Air India or Indian Airlines flight or even अपने Indian Air Force flight. They should agree. इनको तो सहमत होना पड़ेगा ना कि आप अपने यहाँ एयरक्राफ्ट उतारिए. हमारे relations as of now, whether we like it or not, they are not very good with Taliban and Taliban leadership, because Taliban is playing in the hands of China and Pakistan. So even if we have that kind of the air effort, but whether they will agree for that kind of number of aircraft to land in next 2 days, that is prior to 31st August, is a big question mark. Nobody knows about it. Nobody has any answer for this. So the India will have to, in normal circumstances, क्या होता कि global powers like Russia, USA, the communication channel would have opened up, and the our foreign department, the external affairs ministry, they would have tied up with this kind of powers, or through them we would have probably evacuated the Indians. But as of now that option is also foreclosed. वो तो अपने evacuation में लगे हुए हैं. अगर वो अपना नहीं कर सकते तो हमारा कहाँ से करेंगे? So India is in a very difficult situation. Our government is in a difficult situation. We have to tighten the hands of the government at this moment of time. See, criticizing you can always do any moment of time. But for a country like India, as of now, the resources are limited, options are limited, alternatives are limited, and yet we have to be successful in this operation. Therefore, the name that has been given, दिव्य शक्ति, जिसने भी दिया है ये नाम, ये बिल्कुल सुटेबल नेम है. अगर दिव्य शक्ति काम कर गई और अफगान तालिबान अगर हमारे साथ एग्री हो गए और 31st के बाद भी हमारे एयरक्राफ्ट वहां लैंड करने दिए, it will only be for the civilian purpose. At this moment of time, if you start escorting your Globemaster and C-17 aircraft with military fighters and jets, they will not be allowed to enter the Afghan airspace, and that mainly by China and Pakistan. So forget about it. That option is totally ruled out. It has to be a civilian, purely civilian effort, so that it does not sound aggressive, it does not look aggressive, and quietly at this moment of time, even if we have to cajole the, I'm using this word cajole, even if you have to cajole and if you have to fall in line with Afghan Taliban, momentarily we should do it, like the way US is doing it. The world, the critical, analysis that it says that US Afghan Taliban के पैरों में पड़ गया. अरे, let people talk about it. Forget about it. The first, the criteria for the USA was to evacuate their nationals. That time the US national ego was secondary. Similarly, even now, if we have to do some, momentary, some kind of handshake with Taliban leadership through either directly or through back channel talk, I think we should do it. And I'm sure our government must be doing it. But right now, the primary aim is to evacuate Indian nationals. And that is why I have already said this. Because we do not want Afghan Taliban to use Indian nationals as a bargaining chip at a later stage. And therefore, our major strategic objective or strategic alternative should not get compromised. Once our all Indian nationals, they safely land on our soil, then we can have some kind of bargaining power in our pocket also. And that is what we have to aim for. As of now, whether we like it or not, whatever may be a national ego, we have to accept that fact that we are in a very, very difficult situation. I'm not using any more words. I'm being very diplomatic in stating this, that we are in a very difficult situation with no alternative, no objectives, and very limited resources. जी बिल्कुल. दिलीप जी, आपकी ओर आना चाहूँगी. तालिबान में अब तक सरकार का गठन तो नहीं हुआ, लेकिन मगर अभी उम्मीद की जा रही है कि शायद जल्द ही तालिबान में सरकार का भी गठन हो जाएगा. यानी एक मुद्दा ये भी है कि इसके बारे में भी सोच कर रखना होगा, अगर हम विदेश नीति की बात करते हैं. यास जी. हाँ, वो हमें सोचना तो पड़ेगा आगे जाके. अभी तो ठीक है, वेट एंड वॉच, लेकिन आगे बाकी की दुनिया क्या, अगर CIA का
चीफ है वो भी जाके बरादर को मिलता है, तो वो डिप्लोमेसी में आपको प्रैक्टिकल बनना होता है, आपको अपना काम निकालना है, तो वो हमें सोचना पड़ेगा वो किस किस को लेते, कौन कौन से ये आता है। बात यह है कि डेडलाइन बढ़ती है, अभी दो इमीडिएट दो है, डेडलाइन बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। अगर डेडलाइन नहीं बढ़ती है तो हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग तो बाकी रह गए ऐसा बताया गया है, तो जो भी बाकी रह गए हैं ये 3-4 दिनों में लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो रश हुआ है उसमें अमेरिका वो प्रायोरिटी खुद को देगा, फिर नाटो कंट्रीज को देंगे और फिर यूरोपियन कंट्रीज को देंगे, तो हमारी प्रायोरिटी उतनी नहीं रहेगी। मुश्किल तो है, शायद वो हमारे प्लेन को लैंड करने के लिए अलाउ करेंगे, लेकिन सिटी में, काबुल के शहर में जो लोग हैं उनको एयरपोर्ट तक लाना मुश्किल हो गया। और आज के बाद, आज जो ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट के बाद शहर से एयरपोर्ट के अंदर हमारे लोगों को लाने का काम और मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक समस्या खड़ी हुई है, आगे जाके होगा। और जैसे बैक चैनल तो हमारी बातें हो ही रही थी, हमें इतना तो प्रैक्टिकल बनना ही पड़ता है। दोहा में भी हम लोग गए थे, हमारे ऑफिसर्स भी गए थे, बैक चैनल हमारी बात भी हो रही है, हमें कोशिश करती रहनी पड़ेगी। लेकिन अब यह है कि सभी की समस्या है, सिर्फ हमारी नहीं है, अमेरिका की भी है, जर्मनी की भी है, यूके की भी है, बाकी सब देशों की भी है। तो क्या होता है वो देखना पड़ेगा। डेडलाइन थोड़ी सी बढ़ गई तो शायद हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वो मुश्किल ही तो है ही। शहर में से एयरपोर्ट तक आप कैसे लाओ। और कुछ अहवाल, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी है कि बाकी शहरों में भी कुछ प्राइवेट कंपनी में हमारे जो काम करते वो लोग हैं काबुल के बाहर, हेरात में है, या तो मजार शरीफ में, या तो कंधार में, या तो कुछ अलग अलग शहरों में भी कुछ लोग हैं। वो लोग कैसे पहुंचेंगे, सब समस्या है। लेकिन ये होता रहेगा, क्योंकि अभी सभी की ये चिंता है। और आज के बाद थोड़ा सा इवॉल्व होगा, मुझे लगता है उसकी चेतावनी दी गई थी कि कुछ ब्लास्ट होगा। तालिबान चाहता है कि यहाँ लोग इकट्ठे न हो, बाकी के लोग यहाँ से न जाए। तो अब मुझे लगता है तालिबान और सख्ती से पेश आएगा और किसी को एयरपोर्ट नहीं जाने देगा। तो मुश्किल बड़ी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिल्कुल। हिरेन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि अफगान लोगों के साथ हमारी जो दोस्ती है वो भी मायने रखती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो वासी है, वहाँ के जो बंदे हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती बिल्कुल हम जो है विश्व में प्रख्यात है। इसीलिए अगर जब गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट के में जो मिनिस्ट्री में जो लोग आएंगे वो ऑब्वियसली तालिबानी होंगे, और जो अफगानिस्तान की तरफ से फिर एम्बेसडर जाएंगे अलग अलग देशों में, वो भी तालिबान होंगे। तब भी बात सोचनी पड़ेगी। अब इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें जो पठान है वहां के, उसमें खास करके जो तालिबानी पठान, यानी तालिबान पठान जो है वो गिलजई पठान है, वही एक आक्रामक समुदाय है जिन्होंने तालिबान जो है को चुना है और उनके साथ जो है वो खड़े रहे। अब जब सिचुएशन जो है आगे, जैसे कि 3 दिन के बाद किस तरह से टर्न लेती है, उसके बारे में भारत सरकार को जरूर कुछ ना कुछ पता है। वही बातें, और जो इवैक्यूएशन में कुछ चीजें हम जिद पकड़ते हैं कभी कभी कि ये बातों को पब्लिक करना चाहिए, ये पब्लिक ना करने की जरूरत होती है, तभी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में वो बातें क्लियर होती है। और जो नेता है उनको बताई गई, तो फिर उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो प्रतिनिधि है टीवी चैनल पे जाते हैं, उनको वो जिद नहीं पकड़नी चाहिए कि वो बातें पब्लिकली हो, क्योंकि 3 दिन में हम इतना ही कर सकते हैं जिस सिचुएशन है उस हिसाब से, कि प्रार्थना ही कर सकते हैं। और भारत सरकार की जो कोशिशें है, हमारी जो एजेंसीज है, हमने इतने साल जो है हमने जो प्रेजेंस हमारी अफगानिस्तान के अंदर रही, उस प्रेजेंस के हिसाब से भी हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं जरूर होगी कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और एक एक भारतीय को भारत ले आएंगे। और इसके अलावा एक और चीज, कुछ अफगानी नागरिक भी होंगे जो हमारे कामों में लगे होंगे, उनको भी ले आना हमारी जिम्मेदारी है, तो वो भी देखा जाएगा, उनको भी लाया जाएगा। जी बिल्कुल। जी उत्पल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्पा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दैट नाउ वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वी हैव बीन आउट मैन्यूवर्ड, and उसमें आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट, एंड वी हैव टू एग्री ऑन दिस फैक्ट बिकॉज देयर आर सर्टेन इश्यूज on which there has to be a national concern. We have been outmaneuvered, or rather we have been betrayed by USA and Russia and Iran, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, and all that, the power. So in 6+1, that, Doha round of talks,
we were betrayed. And whatever promises they were given, they were, there was a quiet under the table agreement between USA and the Taliban. Now everyone is saying that Taliban has betrayed us, but USA is no less. US has also betrayed us. So that is lesson number one when we deal with US in the future. We have to take the US stance with a pinch of salt. Number two, at this moment of time, the Russia and the Troika, the talks which took place, in also we were not invited. And saying that you have no common boundary with, the Afghanistan. That is also wrong. We have to take Russia also, with a pinch of salt. When it comes to global and regional interests, everybody first settles his own interests. This is a age-old policy of foreign policy. पहले मेरा काम होना चाहिए, बाद में I will take care of everybody. This is, lesson number two. And I'm sure, our diplomats and Ministry of External Affairs is no novice. They know all this, but I don't know how we got outmaneuvered, in this kind of. Now having bitten twice, third time we don't have to be bitten. We have to be very, very sharp. We have to be careful, and we have to, take our interest into, consideration. America chala jayega. America is thousands and thousands of miles away. Russia has got its own interest. China and Pakistan, so already they are saying we are ready with Taliban. So there, the situation is in our backyard, and therefore we don't have to worry on Iran and USA and Britain and Australia. And at this moment of time, we are in a very, very difficult situation. Therefore, now it is the skill of the Ministry of Defense, Ministry of External Affairs, our diplomats, and as to how to, do the jigsaw puzzle, out of the situation and make something workable. Because as long as China-Pakistan collusion is there, Afghanistan situation is not going to improve. It is going to become worse and worse. And like I have always been saying, the countries are not run on emotions. Countries are run on money. Last 20 years, Afghanistan has been receiving money first from the Soviets, almost 10 to 12 years, and then for another 10 to 12 years from USA, $3 trillion. Now, who has got this kind of financial power in this world that they will keep funding Afghanistan? When the whole thing became unaffordable, USA ran away because US economy is in a dire state. Now, you can give one-time help or one-time assistance to Afghanistan, but India is not in a position to revive Afghanistan on its own or rehabilitate Afghanistan on its own. Therefore, the world will have to come into this situation. But for that, there is nobody ready. Will anybody send forces again in Afghanistan? Whether US, UK, Australia, Russia? No. China has very clearly said, we are not going to send forces, but we will support Afghanistan government, irrespective of whether it's Taliban or not. And when China says that Iran, Pakistan and Turkey, they will jump into the lap of China. So, I am telling you, globally on a strategic canvas and also in regional basis, it's a very difficult cocktail is being, concocted. And we have to be prepared for it. By saying, no, everything is hunky-dory, things will not improve. We have to accept that fact that yes, it's a concerning situation. And we have to work on it because it is our backyard, Jalpa, whether you like it or not. And whatever happens in Afghanistan is of direct consequences to India. With two neighbors like Pakistan and China sitting on either side. We do not want Afghan Taliban with this kind of potent military, weaponry also falling into the hands of, China and Pakistan and Putli to do whatever China and Pakistan tell them to do. It will be a very dangerous situation. And therefore, our government has got, hands full, and I am sure they will come out. जी At this moment of time, it's a difficult situation. जी पराग जी, आपकी और आना चाहूँगी। यहाँ पर ये बात नहीं है कि सिर्फ अफगानिस्तान और तालिबान का कब्जा हो चुका है, उसके लिए एक नई स्ट्रेटेजी सोचनी होगी, लेकिन साथ में ही अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात कर ले तो उसके लिए भी ये जो हमारी विदेश नीति है उसमें फिर से एक बार सोचना होगा, मतलब उसे रिवाइव भी करना होगा, क्योंकि सिचुएशन जो हुआ है अफगानिस्तान का वो इफेक्ट दूसरी जो हमारे देशों की विदेश नीति है भी पड़ेगा। जल्पा जी, आपके इस सवाल के जवाब के लिए मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। 87 रशियंस हुआ थे, रशियंस को निकालने के लिए अमेरिकन ने मुजाहिदीन को खड़ा किया, वही मुजाहिदीन बाद में तालिबान बन गए।
वहाँ वहाँ अलकायदा आ गया। वही अलकायदा ने ट्विन टावर गिरा दिया, फिर वो अमेरिकन के दुश्मन हो गए। उसके बाद ये एक ग्रेट गेम चालू हो गया। उसके बाद वहां से तालिबान भी चला गया। उसके बाद हमारा जो स्टांस हुआ, नॉन मिलिट्री कोऑपरेशन वाला जो स्टांस हुआ, whatever Mr. Utpal Bora said, I have some objection over it, because why did we invest $4 billion? Who giving the power to India to invest in the Afghanistan? Dear sir, Bora sir, ऐसा है वहाँ, because our plan was great. Why? Because we wanted to corner Pakistan from the two directions, from Afghanistan and from the India. And that's why that time was I remember the UPA government who invested $14 million. They started many projects. They started in Herat, Kalat, Jalalabad, Gandhar, 4 embassies. हमने वहाँ हमारे कुछ हमारे पूरे रो का इंटेलिजेंस वगैरह, ये कहना नहीं चाहिए, ये सब वहाँ स्प्रेड किया। वहाँ हमने वहाँ से हमने वो पोजीशन में आ गए थे एक बार कि अगर फ्यूचर में अमेरिका निकलता है तो यहाँ हम लोग पहले एक छोटा सा मिलिट्री बेच के और बाद में कोर में तब्दील हो जाएगा, ऐसा सोचा था। अगर मानो लगे मेरी मेरी बात आज आपको गलत लग रही है, आप यही कहोगे एक रक्षा विशेषज्ञ की तरह से कि भाई मैं गलत हूँ, वहाँ हमको वो हमारा फ्रंट नहीं है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर वहाँ आज हमारी 50,000 लाख आर्मी होती, वो जो बेसिस है वो अमेरिका जो छोड़ चुके वो हमारे पास होते, तो आज परिस्थिति काफी अलग होती। वहाँ हमारे इंटरेस्ट होते, वो इंटरेस्ट इतने सही होते कि वहाँ ना चाइना होता, ना पाकिस्तान होता, ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान होता, हक्कानी नेटवर्क होता। वहाँ हमारे जो नॉर्दर्न अलायंस थे उनके बाद इतने अच्छे संबंध हो गए थे कि वो लोग हमारे पर पूरा भरोसा कर बैठे थे। और अमरुल्लाह साले के मैंने कहीं पहले भी वीडियोस देखे, मैं अफगानिस्तान और इनके ऊपर तो पिछले 8-10 साल से रिसर्च में हूँ। वो कई बार कहते थे कि भाई हमारा आज भले अमेरिका जो है हमको डिफेंड कर रहा है अफगानिस्तान में रह के, लेकिन अगर सही हमारा कोई दोस्त अगर है आज तो वो भारत है। लेकिन बिकॉज वी बिट्रे इट, क्यों लास्ट 5-6 मंथ से जब अमेरिकन भी यही चाहते थे, उनको पता था, ट्रंप ने कहा कि वी आर गोइंग टू इवैक्यूएट एंड दे डिसाइडेड द डेडलाइन टू इवैक्यूएट फ्रॉम द अफगानिस्तान। तो अमेरिका ने भी कई बार हमको ये अपॉर्चुनिटी दी, यू कम टू मिलिट्री एक्शन फ्रॉम नॉन मिलिट्री एक्शन, लेकिन हम नहीं कर पाए। पिछले 6-7 साल में मैं किसी गवर्नमेंट पर इसका ब्लेम नहीं करता, लेकिन एक बात वोरा साहब मैं आपको बोलूं, अगर आप दुनिया पे राज करना चाहते हो, अगर दुनिया में कहीं भी आपको अपनी सिग्निफिकेंस रखनी है, तो अकेले सॉफ्ट पावर से कुछ नहीं होता, आपको अपना मिलिट्री माइट भी कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगी, तभी जाके आपको अभी जो अस्थायी रूप से यूएनएससी में आपको मिलती है सीट, वो जाके स्थायी रूप से मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ कि अब हम क्या करेंगे। हम अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, रशिया इज ओनली आवर होप। रशिया ही ऐसा है कि जो तालिबान में जो हमारे लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ग्रुप्स, हक्कानी Talpa, give me some time. नेटवर्क, जी जी, आपको उनको भी मौका समझा मिलेगा। सकते- जी पराग जी कंटिन्यू कीजिए, उत्पल जी आपकी और भी आऊंगी। उनको उनको जो हमारे पर जो सॉफ्ट रखते हैं हमारे लिए बात, उनके लिए रशिया हमारे लिए कुछ अगर रशिया कुछ करता है तो हमारे जो वहाँ प्रोजेक्ट खत्म करने में कुछ शर्त तालिबान रखेंगे, वो भी काम होगा और हमारे लोगों को वहां से वापस आने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ भी नहीं होता है हमसे, अगर रशिया भी हमको मदद नहीं कर सकता है, अगर ये लोग कहते हैं, लोग पूरी दुनिया ये कहती है कि हम तो तालिबान के आगे झुक गए, तो हमें कहीं ना कहीं जो तालिबान जो अभी नॉर्दर्न अलायंस और वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट जो कोलिएशन में थी, और अभी तालिबान में से कोई ऐसा करना चाहता है, उनके साथ भी हम बातचीत कर सकते हैं। बाकी आप जो जितने भी कंट्री है, या यूएसए, चाइना है, पाकिस्तान है, जी या तुर्की है, या वहाँ के नेता जो हमीद करजाई है, या अब्दुल्ला है, वो कोई हमारी अभी मदद कर नहीं सकता, सिचुएशन ऐसी है। जी
दिलीप जी आपकी ओर आना चाहूंगी अब। यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि जब बात हुई थी शरणार्थियों के बीच में, हिंदू समुदाय के लिए बात की गई, सिख समुदाय के लिए बात की गई, अभी आज विदेश मंत्री द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया कि अफगानियों के साथ जो हमारी दोस्ती है वो भी मायने रखती है। लेकिन खास तौर पर ध्यान ये भी रखना होगा कि वहाँ पर से जो लोग आ रहे हैं शरणार्थी के रूप में, उन पर हम कितना भरोसा कर पाए, क्योंकि इससे पहले जो हमारे राजदूत आए थे उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि कई ऐसे भी लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। यानी बाहरी लड़ाई तो है लेकिन कुछ अंदरूनी ध्यान भी रखना होगा, मतलब वो भी एक डेटा तय करना होगा और उसका ध्यान भी रखना होगा कि कितने लोग वहां से आए, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, क्या हो रहा है। ये देखो, वैसे शुरू किया था, आए होंगे ऐसा मुझे पूरी प्रोसेस नहीं, इतना वेट के ही लोगों, उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन भी होगा, उनको किया गया है उसका, ठीक है। हम नजर रखेंगे वो क्या करेंगे, वो हम नजर रख सकते। लाखों की संख्या में तो नहीं आए, नहीं तो हमारी समस्या बढ़ सकती है। हजारों की संख्या भी अभी तो नहीं हुई है, सैकड़ों की संख्या हुई है, तो वो देख सकते हैं। हम इतनी चिंता है तो उस पर नजर जरूर कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं आई। और जो मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत वेटिंग हुई है और ई वीजा के माध्यम से ही आए हैं, या तो कुछ ऐसे भी किस्से हैं, एक दो किस्से मैंने ऐसे सुने थे। शादी का भी संबंध है, हमारे यहाँ इंडियन जो गर्ल्स है उन्होंने वहां शादी की है अफगान से, तो वो पहले वो लड़की आ गई है, उनके परिवार वाले आने बाकी है, ऐसे भी कुछ किस्से हैं। तो ये, और हमारे साथ जो काम करते थे, एम्बेसी के स्टाफ में जो काम करते थे, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें उसके साथ जो काम करते, प्रायोरिटी उनको दी गई है। लेकिन ठीक है, वो नजर रखेंगे। बाकी जो पराग जी ने कहा, वो मेरे दिल में भी यही चाहत है कि हम इतनी बड़ी ताकत बने, लेकिन हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनेगा। हमारा सामर्थ्य है, लेकिन हमें थोड़ा सा सामर्थ्य अभी संभाल के भी रखना होगा। चीन से हमारी जो चिंता है चीन के फ्रंट पे, वो अभी सामर्थ्य पहले से बड़ा है जरूर है, लेकिन उसको कितना वेस्ट करे, ये कितना प्रैक्टिकल होगा। उन्होंने, वो बात सही है कि हमें इशारा किया गया था कि अगर आप मिलिट्री ऑप्शन करना चाहे तो करें, लेकिन वो कितना प्रैक्टिकल होगा, मुझे थोड़ा सा नहीं लगता कि हम इतना करना चाहिए। जो फायदा होगा, इतना बड़ा फायदा नहीं होगा जितना हमारा वहाँ रिसोर्सेज का नुकसान होगा। तो वो हमारी चाहत जरूर है, हमारा देश महासत्ता बने और हम भी इस तरह से करें, लेकिन चीन ने वो चुपचाप, जो चीन जो कुछ कर रहा है वो मैसेज देने के लिए ही कर रहा है, हटा है, मैं आया हूं, मैं फ्यूचर का महासत्ता मैं हूं, वो कह रहा है, क्योंकि उन्होंने 20 साल उसकी तैयारी की थी। अब हमने तैयारी की, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नहीं लगता। वोरा साहब वो अपनी लैंग्वेज में उनको और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। मेरे दिल में भी वही अच्छा है कि हम वहाँ कुछ करें, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल भी बनना होता है। जी उत्पल जी, आप कुछ कहना चाहते थे, बोलिए। नहीं, सबसे पहले तो पराग भाई को जो उन्होंने जो भी बताया, तो बड़े रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ, मैं सिर्फ विदाउट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, आई एम जस्ट स्पीकिंग टू टोटल मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म। और उसके पराग भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरा सुन ले थोड़ा, और हर उसके दूसरा पहलू हो सकता है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द व्यू दैट यू शुड टेक इन टू कंसिडरेशन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि आज तक अफगानिस्तान नहीं था, एक्सेप्ट 1996 टू 2001 जब वहां तालिबान की सत्ता थी। उसके पहले सोवियट्स वे रूलिंग अफगानिस्तान, और उसके 2001 के बाद यूएस फोर्सेस एंड नाटो फोर्सेस वे रूलिंग दी अफगानिस्तान। तो उस टाइम पे इंडिया के पास मिलिट्री ऑप्शन और मिलिट्री इंटरवेंशन करना कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड के ये जो दो सुपर पावर्स है आपको वहां आने ही नहीं देते और ना कर सकते। So let us not, do chest beating and consider ourselves larger than the life. कि अभी वो उस तरह के हमारे दिन नहीं आए where we can prevail upon another major power or a global power and say that we will also send our military. That at that moment of time. अभी आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद में to do a military option or exercising of military option
it is not only military that matters, Parag bhai. What matters is your comprehensive national strength. और comprehensive national strength में आपकी industrial strength, economic strength और economic might is more important than a military might. अगर आज के दिन में भी आपको अगर युद्ध लड़ना है तो आपके 56 to 65% of dependence is on Russian military hardware and US hardware and South African and Israeli hardware. अगर वो अपना चोक पॉइंट बंद कर दे तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते. ये आपकी रियलिटी है देश की, उसको मानना पड़ेगा. आपकी $2.2 ट्रिलियन इकोनॉमी में आप अमेरिका की $25 ट्रिलियन इकोनॉमी और चाइना की $19 ट्रिलियन इकोनॉमी से आप मिलिट्री माइट के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते. तो पहले जैसे ये दिलीप भाई ने बताया उस तरह से पहले आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनिए. जैसे चाइना ने 30 साल चुपचाप बैठ के जैसे इकोनॉमी बढ़ाई, स्ट्रांग हुए, साथ साथ में रिवर्स इंजीनियरिंग करके मिलिट्री माइट भी बढ़ाई. दैट इज व्हाई चाइना इज ए नाउ ए रिकॉग्नाइज्ड पावर. तो इसी तरह से हमने अपना समय बर्बाद नहीं किया है. बट somehow we could not, let me put it this way, we could not do that much what China has done. And therefore, to compete with US and Russia at in those days and even now, it is out of question. वो उसका ड्रीमिंग नहीं करना चाहिए अभी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. नाउ अभी जो हो रहा है उसके अंदर आपको मैं बता दूं कि 2001 to 2004 when वाजपेयी जी was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हमारे पर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर वाज पुट कि इंडियन आर्म फोर्सेस और पर्टिकुलरली इंडियन आर्मी को इराक एंड अफगानिस्तान में डालिए. तो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था? दैट वी आर नॉट द स्कैवेंजर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि आप प्रॉब्लम करते रहो और हमारे आदमी वहां जाके मरते रहे और हम वी गेट एनक्रोच विद दैट और हमारी इकोनॉमी ड्रेन आउट होती रहे. हम उसके लिए तैयार नहीं है. वाजपेयी जी ने बड़े क्लियर शब्दों में बोल दिया था. और जसवंत जी उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर एज वेल एज इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर भी थे. सिमिलरली अभी आप अगर 2021 में आइए, at this moment of time, if India does militarily, get involved in Afghanistan, this is the worst thing that will happen to India. Because China wants that only. China बाहर से बैठा रहेगा, तालिबान को रिसोर्सेज देता रहेगा और आपके साथ मिलिट्री इंटरवेंशन में आप उसके अंदर टोटली एम्ब्रॉयड हो जाओ. तो इसलिए दिस इज अ मोस्ट डेंजरस सिचुएशन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम टू डू ए मिलिट्री इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान. सब भाग गए हैं तो भारत को क्या ठेका दे रखा है अफगानिस्तान का? भारत के लिए जरूरी बात है कि ये हमारा बैकयार्ड है. Therefore, we have to resolve this issue. But ये क्रिएट किसने किया है? क्रिएट किया है ग्लोबल पावर्स ने, रीजनल पावर्स ने. Let them first sort it out. Then India should step into that. और at this moment of time, let me be very clear, और आपको भी पता होगा हमारे पास ऐसा इकोनॉमिक माइट नहीं है कि जिस तरह हमारी इकोनॉमी इज इन ए बैड स्टेट. तो ये जब कोविड-19 के पेंडेमिक से जब when we are hit, we do not have that kind of economic power to sustain and rehabilitate or revive Afghanistan in a unison manner. Japan, Australia, China, America, Russia, they all will have to come forward. But वो आ नहीं रहे, पैसा नहीं दे रहे, वो बोल रहे हैं हम सिर्फ रिकॉग्नाइज करेंगे. बट अल्टीमेटली अफगानिस्तान में आज अगर आपने यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट देखा है तो उन्होंने ऑलरेडी एडवाइजरी इशू की हुई है that there will be a food shortage and food scarcity and there will be a major problem in Afghanistan. तो ये शुरू का जो माहौल है ना, जो टेबल पे बैठ के ये तालिबान जो फोटोग्राफ ले रहे हैं किसी से ले रहे हैं, वो इनसे खुश होने की उनको कोई जरूरत नहीं है. आगे जाके दे विल नीड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू रन अफगानिस्तान. और नेशनल ट्रेजरी में पैसा तो है नहीं, तो पैसा कहां से आएगा अफगानिस्तान चलाने का? They have to be dependent, और पाकिस्तान के पास भी पैसा नहीं है. They have to be dependent on Russia and China. और रशिया की इकोनॉमी भी इतनी कोई मजबूत नहीं है कि जो इंडिया की बात सुने और इंडिया को मदद करे. We have to stand on our own on feet, and we have to have our own steam in due course of time. But it will take time, Parag. We have to be prepared for it. ये रातों रात नहीं होने वाला है. तो जब तक इंडिया इमर्जेस एज इकोनॉमिक माइट इन द रीजन एंड एट ए ग्लोबल रीजन, तो इसीलिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि पहले 2.2 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाइए.
अगर जब वो बनती है बाय 2024-25 बनेगी या नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट अगर मान लो बन गई देन वी विल हैव समथिंग टू से, और हम अपनी चेस्ट थपथपा के बोल सकते हैं कि नाउ वी आर द इकोनॉमिक माइट, पार्ट ऑफ इट वी कैन कन्वर्ट इनटू मिलिट्री माइट, एंड व्हेन इकोनॉमिक माइट एंड मिलिट्री माइट व्हेन दे आर पुट टुगेदर द नेशन हैज ए ओवरऑल माइट। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। हिरेन जी आपकी ओर आना चाहूंगी आखिरी, जी हिरेन जी आपकी ओर आना चाहूंगी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा, समय का थोड़ा अभाव है। यहाँ पर घूम फिर के बात आती है इकोनॉमी पे, और वहीं पे आनी है अर्थतंत्र पे आनी है, यानी अर्थतंत्र को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। देखिए तालिबान ने भी तो हमें मजबूत करने में ध्यान देना ही है, विदेश नीति पर भी देना है, लेकिन अर्थतंत्र पर सबसे पहले देना होगा। बिल्कुल सही बात है, डिफेंस को मजबूत करना है, लेकिन मजबूत करने का अर्थ ये नहीं होता कि हम श्रीलंका में जिस तरह से हमने आर्मी भेजकर जो भूल की थी उसी भूल को हम दोहराए। हमें 50,000 लाख की आर्मी वहां भेजने की कोई जरूरत भी नहीं थी, इसलिए हमने नहीं भेजी थी, और आज भी वो जरूरत अभी तक नहीं है। ये बात जो है हम बाकी सब लोगों ने भी दोहराई है, इसलिए उसी बात पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हम भारत इतने स्ट्रॉन्ग है, हमने वहां अफगानिस्तान में जो प्रोजेक्ट लगाए हैं उसी की बदौलत आज हम ये दिन देख रहे हैं कि तालिबान भी इसी बात को दोहरा रहा है कि भारत के जो प्रोजेक्ट लगे हैं उसी प्रोजेक्ट की वजह से तालिबान का सुर जो है भारत की तरफ जो है नरम है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ के सारे प्रोजेक्ट हो चलने दिए जाएंगे, किसी को डर कर भागने की जरूरत नहीं है। ये बात दूसरी है कि उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो भी प्रवासी वहां से लाए गए, वहां जो इंडियंस थे जो कुछ पीढ़ियों से रह रहे थे, तो पीढ़ियों से रह रहे थे, उन लोगों को लाया गया है, तो उनसे भी उनके एक्सपीरियंस जो है वो भी हमने मीडिया पे भी देखी है, और नेचुरली गवर्नमेंट ने भी उन लोगों से बातें की होगी। उसमें भी जो उभर के आया है वो तालिबान का जो रवैया है वो टेम्पररी है, आगे जाकर जैसे उत्पल जी ने बताया बिल्कुल सही बात है, चाइना का वो डेफिनेटली कठपुतली बनेगा। उस सिचुएशन को कैसे संभाला जाए उसके बारे में ज्यादा चिंता की जरूरत है। जी, लेकिन हिरेन जी ध्यान तो ये भी रखना होगा, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन किसी एक तालिबान के तरफी इदारे ने बोल दिया कि नहीं यहाँ पर भारत को प्रोजेक्ट कंप्लीट दिया जाएगा। लेकिन सिचुएशन ये भी है कि ये जो अभी हालत हमने देखे उसके बाद वहाँ पर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने जाए तो भी क्या गारंटी कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और यहाँ पर भी अभी फोकस हमारा यही है कि सभी भारतीयों को लाया जाए, लेकिन फिर भी आज जो काबुल एयरपोर्ट पर घटना घटित हुई है वो बहुत ही भयावह है, यानी ध्यान वो भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, जो कंसर्न आपने किया है हमारी ओर से जाता है वहां पर प्लेन, तभी जो कंसर्न आपने एक्सप्रेस किया है जल्पा जी वो बिल्कुल सही है। देखिए हमें तालिबान इकोनॉमिकली अफगानिस्तान के बारे में कितना सोचता है, ये सवाल मुझसे था मेरे ख्याल से। वी आर नॉट विश्वगुरु, वी हैव टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग इकोनॉमिकली enough before our claim ourselves विश्वगुरु। जी, तो ये मेरा ये कहना है। सवाल का जवाब कंप्लीट कीजिए, समय का अभाव है। जी मैं एक ही लाइन में बताऊंगा। देखिए मैं सारी बातों का दारोमदार जो है वो पे है कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के बारे में कितना सोचता है, अफगानिस्तान नागरिकों के बारे में, अफगानिस्तान के विकास के बारे में कितना सोचते हैं। अगर वो विकास के बारे में सही में सोचते हैं तो उनको भारत के प्रोजेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, भारत की मदद की हमेशा जरूरत पड़ेगी। उसी वजह से अगर 3 दिन के बाद डेडलाइन के बाद भी कुछ लोग बचे तो उनको जो है वो एक्सेस मिलेगी कि वहां आ जाए। अगर वो उनका रवैया ऐसा रहा, जिस तरीके से वहां पर गोलीबारी हुई, आत्मघाती हमला हुआ है, कहीं ना कहीं सिचुएशन उल्टी ना पड़ जाए उसका भी ध्यान और तैयारी तो रखनी होगी। ऐसे ही तो हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठेंगे। ठीक है, वेट एंड वॉच है, स्मार्टली खेलेंगे, लेकिन खेलना तो होगा। आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि आज जो सर्वदलीय बैठक मिली थी, सत्ता विपक्ष दोनों ही एक साथ नजर आई। बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं जब कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो जाती है और सबका एक ही सूर निकलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब देश की बात आती है तब कोई राजनीतिक दल नहीं होता, लेकिन सभी देश के नागरिक होते हैं और देश हमारी प्रायोरिटी होता है। आज शाम को जिस तरीके से हमारी बातचीत भी हुई कि वहाँ पर काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी की गई,
वहां पर आत्मघाती हमला भी हुआ, जो संकेत देता है कि हमारा जो फोकस है वहां से भारतीयों को लाना वो इतना आसान भी नहीं होगा। तैयारी भी रखनी होगी। वेट एंड वॉच है बेस्ड प्लान, लेकिन साथ ही प्लान बी भी हमें तैयार रखना होगा। तो दंगल देशका में अभी बस इतना ही। और जाते जाते आपको बता दूं कि आपको सीधे ही ले चलते हैं। आज तारीख जो है 26 अगस्त, तो गुजरात के पालनपुर में शहीद दिन मनाया जा रहा है। आइए सीधे चलते हैं वहां पर, देखते हैं।